Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video I would like to give you some important questions from chapter 3rd of economics. ठीक है, तो इसके बारे में जो चैप्टर के important topics हैं जैसे कि प्रोडक्शन, फंक्शन, प्रोड्यूसर्स, इक्विलिब्रियम, ठीक है, लॉ, वेरिएबल, प्रोपोर्शन और वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है इसमें आपको एक्सप्लेन करना है द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट आपका आ जाता है प्रोडक्शन फंक्शन, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल से मतलब आप हमेशा समझेगा एडिशन। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? ये एडिशन होता है किसमें? टोटल प्रोडक्ट में। कब? जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हैं, इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक वो कंडीशन होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट पीरियड में हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि मशीन आ गए, आपकी लैंड आ गई, प्लस ये कैपिटल इंटेंसिव होते हैं नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब ये हमको वो चीज़ ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसका इफेक्ट सप्लाई पर कितना पड़ता है। मतलब यहाँ पर हम दो में रिलेशनशिप देखते हैं, सप्लाई एंड प्राइस। मतलब सप्लाई में कितना चेंज होता है बिकॉज ऑफ दी प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो है हमारा, आपको डिस्टिंग्विश करना है अमंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो कांस्टेंट रहती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज इट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द क्वांटिटी। ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो वेरी होती रहती है विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द आउटपुट। नेक्स्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाती है? वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है अगर हमारा आउटपुट ज़ीरो हो चाहे ना हो। ठीक है, और अगर हमारा आउटपुट ज़ीरो होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी ज़ीरो हो सकती है, मतलब होती है, सॉरी। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट्स कर्व इज पैरेलल टू द कर्व ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के ये पैरेलल होती है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? रेंट, वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स आप क्या आ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिंग्विश करना है अमंग द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किसके बीच का रिलेशन होता है? चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अदर फैक्टर्स इसमें कांस्टेंट रहते हैं। और चेंज इन सप्लाई में क्या होता है? चेंज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जैसे कि आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए। ठीक है, और कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस हो गई, कस्टमर के चेंज इन टेस्ट हो गए। ठीक है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, तो उसकी वजह से जो सप्लाई में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और चेंज इन सप्लाई में सिर्फ प्राइस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होती है और चेंज इन सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होती है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में जो कर्व होता है वो हमेशा अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट में होता है और चेंज इन सप्लाई में कर्व हमेशा शिफ्ट होगा या तो लेफ्टवर्ड साइड या फिर राइटवर्ड साइड, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Now in our next question you have to explain the relationship between the average revenue and the marginal revenue जब जो फर्म एक एडिशनल यूनिट सेल करती है बाय लोअरिंग इट्स प्राइस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पहले तो बोथ डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि प्राइस लोअर है तो उस केस में रेवेन्यू कम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जाएगा कि जो एमआर है वो कम होगा लेकिन एआर से दुगना कम होगा। अगर एआर आपका कम हो रहा है तो उसका ट्वाइस जो है वो एमआर डिक्रीज़ होगा। और थर्ड पॉइंट में क्या आ जाएगा? एमआर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा थर्ड स्टेज पर आकर, लेकिन जो एआर है एवरेज रेवेन्यू वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करनी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपको ये एक्सप्लेन करनी है और बिहेवियर शो कर डिपिक्ट करना है टोटल प्रोडक्ट का और मार्जिनल प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ पर आपको शेड्यूल यूज़ करना है, शेड्यूल मतलब टेबल हो गई, और डायग्राम भी यूज़ करना है। तो इसका डिस्क्रिप्शन इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अगर मैं इन ब्रीफ आपको बिहेवियर बताऊँ टोटल प्रोडक्ट का, तो पहले वो इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर वो इंक्रीज़ होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे होता है, और फिर वो स्टार्ट फॉल करने लगता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट का अगर मैं बिहेवियर बताऊँ तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा और मैक्सिमम पहुँच जाएगा, उसके बाद वो डिक्रीज़ होगा और ज़ीरो पहुँच जाएगा और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की पे
इसमें पूछा गया है आपसे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है और आपको कंडीशंस बतानी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ वो सिचुएशन होती है वो कंडीशन होती है जहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है। अब वो कंडीशन कौन कौन सी होंगी, तो पहली कंडीशन आ जाती है जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूँ उस पॉइंट का, तो ये होता है कि जब तक जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब खर्चे अगर कम हैं आपके जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। और एज सून एज जैसे ही MCMR के इक्वल आए उसको अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर देना है। ठीक है, और जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि अगर जब जिस आउटपुट पे जो हमारा प्रोड्यूसर वो इक्विलिब्रियम अचीव करता है, अगर उससे ज़्यादा वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उस केस में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। मतलब कि जब मार्जिनल कॉस्ट बड़ी होगी मार्जिनल रेवेन्यू से, तो वो क्या शो करता है कि अब जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन होने वाले हैं और जो प्रोड्यूसर है वो मे बी लॉस फेस कर सकता है। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन क्या हो गई कि विद द इंक्रीज इन आउटपुट आफ्टर इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको एक्सप्लेन करना रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है। तो ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट होता है, ये किसका बिहेवियर शो करता है, टोटल आउटपुट का बिहेवियर शो करता है, जो किस पर डिपेंड होता है, वन वेरिएबल इनपुट पे डिपेंड होता है, जैसे कि लेबर हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो सब पार्ट आता है वो ये है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों ऑपरेट होता है। इसमें 3 स्टेजेस आती हैं, इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों ऑपरेट होता है। तो पहला जो फैक्टर आ जाता है वो ये आ जाता है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यू टू बी कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर द लेटर गेट्स ओवर यूटिलाइज। मतलब अगर हम ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे फिक्स फैक्टर के साथ, तो जो फिक्स फैक्टर है जैसे लैंड हो गए, मशीनरी, वो ओवर यूटिलाइज्ड हो जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है कि अगर एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं तो हम उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं दूसरे के लिए। जैसे कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को अपॉइंट करते हैं तो कॉन्टीन्यूस बेसिस पर, तो हम उनको एडिशनल कैपिटल के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब पार्ट आ जाता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर्स किन फैक्टर्स की वजह से अकर होता है, ऑपरेट होता है। तो पहला ये आ जाता है कि फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स फैक्टर्स का, और दूसरा ये आ जाता है कि अगर हम जो वेरिएबल फैक्टर्स हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हम एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड यूज़ कर रहे हैं, या हम डिवीजन ऑफ लेबर करते, तो उस केस में firm will achieve increasing returns to a variable factor. Now in next question you have to state the relationship between marginal revenue and average revenue. जब firm जो है first part में is able to sell more quantity of output at the same price और second में is able to sell more quantity of output only by lowering the price. तो अगर same price में वो more quantity sell करती है तो वो आ जाता है हमारा perfect competitive market। तो उस केस में क्या होगा, MR जो है वो AR के इक्वल होगा at all the levels of output। और जो second condition है is able to sell more quantity of output only by lowering the price। तो ये किस मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। तो इसमें कंडीशन ये आएगी जो MR है विल बी लेस देन AR एट ऑल दी लेवल्स ऑफ दी आउटपुट। इस केस में क्या होगा, इस मार्केट में जो MR है वो हमेशा कम होगी एवरेज रेवेन्यू से एट ऑल दी लेवल्स ऑफ दी आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको TP AP और MP के कंट्रास्ट में इनके आंसर्स देने हैं। पहला आ जाता है व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ द टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव। तो इस केस में जो टोटल प्रोडक्ट है इट विल इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट। और सेकंड आ जाता है पार्ट बाय विच बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट विल टोटल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम। तो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इज जीरो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो होगा उस केस में हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें पहला पार्ट आ जाता है एट व्हाट रेट एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स विथ फॉल इन पर यूनिट प्राइस ऑफ अ गुड। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फॉल करेगा दुगने से किसके, एवरेज रेवेन्यू के। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू विल फॉल ट्वाइस द रेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ एवरेज रेवेन्यू व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट इंक्रीजेज रेट। तो इस केस में एवरेज रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जीरो होगा तो टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन टैक्स रेट्स हैव ऑन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। तो अगर टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर का मार्जिन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा, फॉल गिरने लगेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है वो डिक्रीज करने लगेगा अपनी सप्लाई।
नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन प्राइस इज द कॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। तो अपवर्ड मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। मैं डिस्टिंग्विश जब हमने करा था अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट कॉज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, तो डिक्रीज इन प्राइस। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस की वजह से नहीं, जो बाकी के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से सप्लाई में चेंज होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस, उसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सब पार्ट में आपसे पूछा गया है कि अगर प्राइस में डिक्रीज होता है किसी भी इनपुट के तो उससे सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर किसी भी इनपुट में प्राइस का डिक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा और प्रोड्यूसर जो है अपनी सप्लाई को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है? क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड दी सप्लाई। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू स्टेट द 2 रीजंस जब जो प्रोड्यूसर है वो अपनी अपने जो भी प्रोडक्शन वो कर रहा है गुड्स का, उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर देगा एट अ गिवन प्राइस। तो उसके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, एक तो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी और दूसरा डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इनपुट, जो वो इनपुट्स यूज़ कर रहा है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, क्रिएट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो MC कर्व होता है वो शॉर्ट रन में यू शेप क्यों होता है? तो ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर जो है उसकी वजह से यू शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज फिक्स्ड कॉस्ट नॉट इन्फ्लुएंस मार्जिनल कॉस्ट? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जब सेलर अपना एंटायर आउटपुट एट अ फिक्स प्राइस सेल करता है तो उस कंडीशन में A और MR कर्व की क्या शेप होती है? तो जो A और MR कर्व होते हैं उस कंडीशन में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको ये बताना है कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल कैसे होता है। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू क्यू। तो जब हम टोटल रेवेन्यू की जगह P इंटू क्यू लिखेंगे और डिवाइड में क्यू करेंगे तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कट जाएगी और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? प्राइस बचेगा। सो दिस शोज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू दी प्राइस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी ये एक डिटर्मिनेंट भी है। तो जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है वो रिड्यूस हो जाता है टू पर यूनिट। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होती है हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है सप्लाई पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी अगर जो सप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसमें मैं 3 कंडीशंस के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला आ जाता है वो केस जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 के इक्वल होगी। तो वो कब होगा? जब हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी ग्रेटर देन 1 होगी कब? जो हमारा कर्व है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी स्मॉलर देन 1 होगी कब? जब जो हमारा कर्व है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला गया है जो फर्म है 5 यूनिट ऑफ आउटपुट सेल करती है एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर यूनिट, 1 यूनिट ₹40 की। ठीक है, अब उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो उसका टोटल खर्चा है वो आया है ₹180। तो अब इसमें आपसे बोला गया जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। तो आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट्स फर्म वहाँ अर्न करती है जहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है आपका? प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितनी है 40, क्वांटिटी कितनी है 5, तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना आ रहा है 200 आ रहा है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है 180 लग रही है। तो यहाँ पर क्या है टोटल रेवेन्यू जो है वो बड़ा है, टोटल कॉस्ट से इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो फर्म है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, ना कि नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ मार्केट सप्लाई। तो ये वेरियस अमाउंट्स ऑफ कमोडिटी शो करती है जो फर्म्स होती हैं इंडस्ट्री में वो विलिंग करती हैं इन अमाउंट्स को सेल करने में एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस टू द कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सप्लाई फंक्शन आपको बताना है। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? सप्लाई एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई, जो क्या शो करता है सप्लाई फंक्शन को डिपेक्ट करता है। नेक्स्ट सब पार्ट इसका आ जाता है आपको एक्सप्लेन करना है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो जब there is a rise in own price of a commodity तो it will lead to the change in quantity supplied of a commodity, तो उसको हम एक्सटेंशन या एक्सपेंशन बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब प्राइस में फॉल होता है किसी भी कमोडिटी में जिसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी डिक्रीज होती है उस कमोडिटी की, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस पे डिपेंड होता है। ठीक है, और इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें तो इंक्रीज में जब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो वो हमारा हो जाता है इंक्रीज। और डिक्रीज इसका वाइस वर्सा जब क्वांटिटी सप्लाइड हमारी डिक्रीज होती है ड्यू टू अदर फैक्टर्स other than the price।
नेक्स्ट सब पार्ट इसमें आपको एक्सप्लेन करना है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो ये वो सिचुएशन होती है जब प्राइस में अगर स्लाइट चेंज होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज होता है, हो जाता है क्वांटिटी सप्लाइड में। और परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक मतलब चेंजेबल, ठीक है। और इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कांस्टेंट रहती है, अनचेंज रहती है, मतलब इन इलास्टिक अनचेंजेबल जब हमारी सप्लाई रहती है किसकी, चाहे हमारा प्राइस चाहे कितना भी कम हो चाहे बढ़े, उसका इफेक्ट जब हमारा क्वांटिटी सप्लाई पे नहीं पड़ता तो हमारी हो जाती है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट है आपको बताना है कि सप्लाई फॉर कमोडिटी कब इलास्टिक होती है, तो जब व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम प्राइस की ही बात कर रहे हैं सप्लाई के साथ। तो जब हमारा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बड़ा होता है, ग्रेटर होता है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तब वो इलास्टिक हो जाती है। इन इलास्टिक किस केस में होती है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक हो जाती है, अनचेंजेबल हो जाती है। यूनिटरी इलास्टिक कब हो जाती है, जब हमारी जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है इक्वल होती है किसके, परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब हमारा जो क्वांटिटी प्राइस में जितना हमारा मतलब परसेंटेज ऑफ प्राइस में चेंज हो रहा है उतनी अगर हमारे परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी में भी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज हो रहा है उतनी सेम परसेंटेज से, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे इक्वल रहते हैं, ठीक है। और इन इलास्टिक और इलास्टिक में ग्रेटर देन और या स्मॉलर देन रहता है। अब जो हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपका पहला पार्ट ये आ जाता है, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई एसोसिएटेड विद द स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन तो उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिटी। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है विच इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज शोन बाय द सप्लाई का पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल हमारी हो जाती है इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज शोन बाय द सप्लाई का पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल हमारे आ जाती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ गुड जो है वो 2.5 है, इज द सप्लाई इलास्टिक और इन इलास्टिक एंड वाई। तो यहाँ पे सप्लाई जो आएगी वो इलास्टिक आएगी, चेंजेबल आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर है किससे, 1 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब पॉइंट आ जाता है, टू स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट विच वन हैज़ अ हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जो फ्लैटर सप्लाई कर्व होगा, ठीक है, उसकी हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी देन दी स्टीपर वन। सो ये इन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने पूरा चैप्टर कवर करने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।